बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फिर कैसे पैर पसारने लगा है इस्लामिक स्टेट। कोरोना संक्रमण के दौर में सीरिया और इराक में फिर सर उठाने लगा है एक पुराना खतरा। खौफ का दूसरा नाम रहे इस्लामिक स्टेट के फिर से सक्रिय होने के संकेत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। इस्लामिक स्टेट पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होगी आज, लेकिन पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को अब नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। लोगों से हेल्थ गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। कांग्रेस ने कहा, चीन के बारे में बात करने से डर रहे हैं प्रधानमंत्री। चीन ने भारत के 59 चीनी ऐप्स बंद करने के फैसले का विरोध किया। कहा, नियमों का पालन करने के बावजूद ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का भारत का फैसला चिंताजनक। भारत में 5,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में। लगभग 17,000 लोगों ने वायरस की वजह से जान गंवाई। हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का किया दावा। जल्द शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार। बीते कुछ ही घंटों में दुनिया में आए 1 लाख नए मामले। चीन में मिला एक और नया वायरस जो ला सकता है नई महामारी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की बुरी मार। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए किया आवेदन। बेरोजगारी की दर पहुंची लगभग 15% तक। चीन ने पारित किया हांगकांग से जुड़ा एक विवादित सुरक्षा कानून। चीन की सुरक्षा के लिए खतरा समझे जाने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आलोचकों के मुताबिक हांगकांग की स्वायत्तता के लिए यह कानून बड़ा खतरा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा होगी आज बीबीसी दुनिया में। जहां पूरी दुनिया कोरोना के खतरे से जूझ रही है, ऐसे में एक और दूसरा खतरा चुपके चुपके सर उठा रहा है। कभी खौफ का दूसरा नाम रहे आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के सीरिया और इराक में फिर से सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। आज कवर स्टोरी में इसी के बाद। क्या सीरिया और इराक में फिर से एक्टिव हो रहा है चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की चेतावनी की जो उसने सीरिया को लेकर दी है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रमुख डेविड बीजली ने कहा है कि वहां अगर तत्काल पैसे और खाने पीने का सामान नहीं पहुंचाया गया, कई लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं या फिर पलायन भी कर सकते हैं। सीरिया के युद्ध प्रभावित लोगों तक पैसा जुटाने के लिए ब्रसल्स में एक सम्मेलन हो रहा है। ये एक वर्चुअल मीटिंग है जिसकी मेजबानी यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र मिलकर कर रहे हैं। इस मीटिंग में कई देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्थाएं भी शरीक हो रही हैं जो सीरिया और उसके आसपास के इलाकों के लिए जरूरी रसद जुटाने पर चर्चा कर रही हैं। बीबीसी से डेविड बीजली ने कुछ ये कहा। You know, the whole world's facing crisis unlike anything they've seen probably in everyone's lifetime, but quite पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर सीरिया में हालात बेहद खराब हैं। वहाँ कई सारे संकट एक साथ आ गए हैं। 2 करोड़ लोगों को लगभग 10 साल तक जंग की वजह से कई यातनाएं सहनी पड़ी हैं। 5 साल पहले लाखों लोग सीरिया छोड़कर चले गए और कई को अंदरूनी विस्थापन भी झेलना पड़ा। पर जब आप सोचते हो कि इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, तब आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। लेबनान की अर्थव्यवस्था ढह जाती है और साथ ही गिर जाती है मुद्रा। आज एक फलों की टोकरी की कीमत 10 साल पहले की कीमत की 20 गुना है। just collapsed completely. इस बीच सीरिया में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं और कोरोना वायरस ने हालात और खराब कर दिए हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि सीरिया के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को तुरंत मदद की दरकार है। और हालात कितने खतरनाक हैं ये इन आंकड़ों से पता चलता है। 2011 में शुरू हुए इस युद्ध से पहले जो सीरिया की आबादी थी, उसमें से आधे लोग या तो सीरिया छोड़कर जा चुके हैं या वो अपने घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में चले गए हैं। दुनिया भर के कई देशों में कुल 66 लाख सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं और इनमें से ज्यादातर तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, इराक और मिस्र में हैं। कोरोना वायरस ने इन देशों के अर्थव्यवस्था की कमर पहले ही तोड़ दी है और पूरी दुनिया जहां इस महामारी से लड़ने में जुटी है, वहीं इसका फायदा उठाया है सीरिया और इराक में मौजूद चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने। और ये मई में इराक में हुए हमले की तस्वीरें हैं।
ये चरमपंथी समूह कत्ले आम और सर कलम करने की मंशा से एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है। माना जा रहा है कि इस समूह के कई सदस्य सीरिया और इराक में अभी भी सक्रिय हैं। इनमें से कई इराक में छिपे हुए हैं, जो हमलों को सुरंगों के नेटवर्क और इन पहाड़ों की गुफाओं से अंजाम दे रहे हैं। इस्लामिक स्टेट समूह का कहना है कि कोरोना वायरस अल्लाह का छोटा सिपाही है। इराक और सीरिया में इस महामारी के फैलने का असर ये भी हो सकता है कि पश्चिमी देशों के सैनिकों की संख्या में कमी आ जाए। ऐसे में आईएस चरमपंथी अपने खास तरीके के गुरिल्ला अभियान फिर से चलाने लगे हैं। इस्लामिक स्टेट ने संकल्प लिया है कि वो कुर्द नियंत्रण वाले डिटेंशन कैंपों में रखी गई हजारों महिलाओं और बच्चों को फिर से आजाद कराएगा। देखिए बीबीसी के मध्य पूर्व संवाददाता क्विंटन सोमरविल की ये खास रिपोर्ट। जहां कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक सा दिया है, वहीं इराक और सीरिया में जंग दोबारा शुरू हो गई है। इस्लामिक स्टेट फिर से खड़ा हो गया है। सीरिया के डेर अजोर में इस महीने की शुरुआत में कुर्दों के नेतृत्व वाले स्पेशल फोर्सेस का काफिला रात में आगे बढ़ रहा है। इस घर के भीतर हथियारों से लैस आईएस संदिग्धों के होने की आशंका थी। केवल इस अभियान में 150 लोग गिरफ्तार हुए, पर कई आजाद घूम रहे हैं। इस ग्राफिटी में लिखा है, आईएस लौट आया है, खिलाफत बरकरार है। खौफजदा लोगों से वसूली की जा रही है। अपने शुरुआती दिनों की तरह ही आईएस के लोग स्थानीय अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। यहाँ लोग खौफ में रह रहे हैं। जिहादियों ने इस शख्स के बेटे की हत्या कर दी। चश्मदीद बताते हैं कि एक कार ने उनका पीछा करना शुरू किया, उन्हें पकड़ा और फिर अगवा कर लिया। अगली सुबह उनके दोस्तों ने तलाश शुरू की। उन्हें उनके कटे हुए सिर सड़क पर मिले। कोरोना वायरस की वजह से सैनिकों के कम होने का मतलब है मोर्चे पर गठबंधन सेना की कमी। लेकिन आसमान में लड़ाकू विमान व्यस्त हैं। ब्रितानी, फ्रेंच और अमेरिकी विमानों ने आईएस के रेगिस्तानी पनाहगाहों पर बार बार हमले किए। गठबंधन के मुताबिक दर्जनों को मार दिया गया। सीरिया में खिलाफत के अंत के बाद हजारों महिलाओं और बच्चों को पकड़ लिया गया था। आईएस ने इन्हें कुर्द नियंत्रण वाले कैंपों से आजाद कराने की अपनी धमकी फिर दोहराई है। एक साल में इन कैंपों में चरमपंथी सोच गहरी हुई है। इन कैंपों में कई सोच बदलने का दावा करते हैं, पर उन्हें अपने बच्चों की चिंता सताती है। यहाँ चरमपंथ के खिलाफ बोलने वालों की पहचान छिपाने की जरूरत है। This is torturous. ये दर्दनाक है। मैं अपने बच्चों के साथ रहकर अपना दुख कम करने का ख्वाब देखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। मुझे यहाँ रुकने में परेशानी नहीं। सच कहूँ तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। बहुत देर हो जाएगी। Too late. ये कैंप सुरक्षित नहीं है। हसाका शहर के एक घर पर रेड पड़ी। कुर्द नेतृत्व वाली एसडीएफ भागने वालों को खोज रही है। अंदर 2 रूसी और 1 उज़्बेक महिला अपने बच्चों के साथ हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक उन्हें तुर्की जाना था। अब वो वापस डिटेंशन में हैं। लेकिन एक स्थानीय मानव तस्कर ने बताया कि दूसरे लोग इदलिब तक भागने में सफल रहे। आईएस लड़ाके और उनके परिवार के लोग लगातार आ रहे हैं। या तो वे यहाँ उत्तरी इलाकों को आजाद कराने आ रहे हैं या फिर तुर्की जाने के लिए। एक समय शहरों और सैनिकों पर नियंत्रण रखने वाला आईएस अब कमजोर हो गया है, लेकिन ये फिर से उभरने लगा है। पश्चिम तक इनकी पहुंच कम हुई है, लेकिन इराक और सीरिया में ये अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर रहा है। दुनिया कोरोना से थमी हुई है, लेकिन इस्लामिक स्टेट समूह हरकत में है। महामारी के साथ बढ़ रहा है खौफ का दायरा भी। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोरोना ने कैसे हिला दिया है दुनिया की अर्थव्यवस्था को, और H-1B वीजा के निलंबित होने से क्या असर पड़ेगा अमेरिकी कंपनियों पर, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अब बात दुनिया भर में कोरोना वायरस के संकट की। 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित और 5.5 लाख से ज्यादा की मौत, ये कहर है कोरोना का। और बेहद ताकतवर अमेरिका इससे सबसे बुरी तरह से पस्त नजर आ रहा है। यहाँ 26 लाख से ज्यादा वायरस संक्रमण के मामले हैं। वहां अब तक 1,26,000 लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है न्यूयॉर्क। कोरोना का जब से प्रकोप शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वहां 31,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लॉस एंजलिस के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है, इसलिए वहां बीचेस और कई बिजनेस सेंटर्स को बंद करने और दोबारा लॉकडाउन लगाने पर विचार हो रहा है ताकि तेजी से फैलते वायरस को थामा जा सके। यही नहीं, वायरस ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी हिला कर रख दिया है। जनवरी से मार्च तक की पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरा झटका लगा है और आशंका है कि दूसरी तिमाही इससे भी बुरी साबित होगी। पिछले 3 महीनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं वहां पर। महामंदी के बाद से यह अब तक का सबसे बुरा दौर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी चुनौतियां कई हैं। इस साल उन्हें जनता के सामने वोट के लिए दोबारा जाना है, अपने चुनावी वादों का हिसाब भी देना है। ऐसे में देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए उन्होंने H-1B वीजा दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया है। ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी नौकरियों पर रखने की सहूलियत देता है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का असर हजारों भारतीयों के साथ साथ अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। कैसे, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी। विराज फांसे बीते 10 साल से अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। वो H-1B वीजा पर काम करने वाले उन हजारों भारतीयों में से हैं जो अमेरिकी IT और स्टार्टअप कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। Buy American and hire American. अब H-1B वीजा को दिसंबर तक निलंबित रखने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से परेशान विराज का कहना है कि उनका वीजा रिन्यू होने में जरा भी देरी का मतलब है कि उन्हें अमेरिका से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। मेरा H-1B वीज़ा 2021 में एक्सपायर होगा। कायदे से मुझे भारत में रहते हुए इसे रिन्यू करा के नवंबर-दिसंबर तक अमेरिका वापस आ जाना चाहिए, लेकिन अब इस बैन की वजह से मैं यात्रा नहीं कर सकता। इसने मुझे बहुत तनाव में डाल दिया है। प्रोफेशनल्स पर इस फैसले का बहुत बुरा असर होगा। हालांकि भारतीय IT कंपनियां इस झटके को झेल सकती है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद कई कंपनियों ने H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता कम कर दी थी। सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीयों को नौकरी पर रखने वाली बड़ी अमेरिकी IT कंपनियों को होगी। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को इस फैसले पर निराशा जताने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुल H-1B वीजा में तकरीबन 70% हाई स्किल्ड भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। इनमें से बहुत कम उन हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए काम करते हैं जिनका कारोबार अमेरिका में है। सारे हिंदुस्तानी H-1B वीजा धारक में से तकरीबन आधे बड़ी अमेरिकन कंपनियों के लिए काम करते हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचेगा। So the loss is more to the US economy because ये कर्मचारी काम के माहौल को ज्यादा कारगर और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों का आना बंद कर देंगे तो इससे अमेरिकी कंपनियों पर ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढने का दबाव बढ़ जाएगा जो अभी वहां उपलब्ध ही नहीं है। बीते 4 बरसों में H-1B वीजा के आवेदन रद्द होने की दर करीब 20% बढ़ी है। ये बताता है कि वीजा के नियम कड़े किए जा रहे हैं। विराज जैसे तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप के वीजा प्रतिबंध दिसंबर 2020 से आगे न बढ़े, खासकर जॉब्स के मौजूदा हालात में। अभी अमेरिका में मेरी जो हालत है उसे देखते हुए वापस जाना आसान विकल्प नहीं है। इस वक्त ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो भी तब जब रोजगार के लिए मुश्किल हालात हैं। अभी विराज के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रंप के दोबारा चुने जाने की गाज उन पर नहीं गिरेगी। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज, दिल्ली। और एक ब्रेक के बाद मिलाएंगे एक स्पेशल डांसर से जिनका जुनून पड़ा मुश्किलों पर भारी। और कोरोना वायरस ने कैसे बदल दी चिड़ियाघर के जानवरों की जिंदगी, देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक स्पेशल डांसर से। ये स्पेशल हैं क्योंकि कुछ साल पहले किसी को यकीन ही नहीं था कि ये डांस भी कर सकते हैं। दरअसल इनके जिस्म के निचले हिस्से में हरकत नहीं होती है, लेकिन अब वो अपने डांस के दम पर देश और दुनिया में नाम कमा चुके हैं। देखिए हमारी सहयोगी मधुपाल की रिपोर्ट। कमलेश पटेल मशहूर हो रहे हैं। देश और दुनिया में उनके हुनर की चर्चा हो रही है। गुजरात के रहने वाले कमलेश जब बच्चे थे तब से उनके शरीर के नीचे का हिस्सा लकवे की वजह से आम लोगों की तरह हरकत नहीं कर पाता है और ऐसे में जब वो डांस सीखना चाहते थे तब कोई उनके साथ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिनके पास मैं पहली बार पहुंचा और मैंने बोला कि सर मुझे भी डांस सीखना है, आप मुझे भी कुछ स्टेप्स सिखाइए, मुझे भी डांस सिखाइए। तो सर ने पहले तो मुझे मना बोला कि यार तेरे पैर नहीं है, तू कैसे डांस कर पाएगा। सर ने मेरी रिक्वेस्ट से मुझे थोड़े बहुत कुछ स्टेप्स मुझे दिखाए, मुझे स्टेप्स सिखाए। फिर मैंने उनको देख के मैंने वो स्टेप्स को फॉलो किया। जब मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, जब कोई क्लास पे इवेंट्स बुक करने के लिए आए तो तब मैं कॉर्नर में बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा था। तब उन्होंने सर को बोला कि यार वो लड़के को आप वो प्रोग्राम में लेके आना। मैं जब ऑडिशन दे रहा था उस वक्त मैं एक बड़ी सी कतार में खड़ा था और मेरे आगे पीछे बहुत अच्छे डांसर थे। वो कई लड़के मुझको देख के हंस रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि बे लंगड़े तेरे पैर नहीं है, तू क्या देख के डांस का ऑडिशन देने आया है। फिर उन्हें शो में हुनर दिखाने का मौका मिला। मैंने बहुत सारे कंट्रीज में मैंने परफॉर्मेंस किया। अमेरिका में मैंने 7 बार परफॉर्म किया, लंदन में मैंने 2 बार परफॉर्मेंस किया। और मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन करूं कि जहां पे ओनली फॉर फिजिकली चैलेंज बच्चे वहां पे परफॉर्म का ट्रेनिंग लेने के लिए आए और वो अपने आप का टैलेंट दिखाए और वो टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो परफॉर्म करे। कमलेश मानते हैं कि शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों को भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। और मिलिए ब्रिटेन के शेफर्ड जू के जानवरों से। कोरोना वायरस के इस दौर में जिन्हें देखने आजकल ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एक बार बुलाया जाए इन्हें अगर, तो ये कुछ इस तरह दौड़े चले आते हैं। तो इस जू में 1600 जानवर हैं जिनकी देखभाल का खर्च लाखों डॉलर है। ऐसे में जू स्टाफ के पास चुनौती है खर्च उठाने की और जानवरों को खुश रखने की भी। कार्यक्रम कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।